तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB टेक्निकल क्लासेस। दिस इज सुभाष कुमार एंड today I am going to very interesting and amazing topic in electrical engineering, that is automatic control system. So automatic control system स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, इसका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ आता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या कोई भी आज के इस प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीज़ ऑपरेट हो रहा है टोटल का टोटल ऑटोमेटिक होता जा रहा है। दैट मीन्स जैसे में रोबोट है वो भी एक ऑटोमेटिक का ही एग्जांपल है, या किसी भी ऑटोमेटिक अब ट्रेन स्वचालित किया जा रहा है, ऑटोमेटेड ट्रेन, और इसी प्रकार के जितने भी इक्विपमेंट आ रहे हैं सब ऑटोमेटिक टोस्टर का यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक इमर्सन रड होता है जो वाटर को गर्म करने के लिए किया जाता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, ये सब डिफरेंट सिस्टम है ऑटोमेटिक का। तो ये सब इसका यूज है, ये तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। लेकिन इससे भी ऊपर दैट मीन्स सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, रडार सिस्टम ट्रैकिंग के लिए, और फिर जो एरोप्लेन का ट्रैकिंग होता है उसके लिए भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का ही यूज किया जाता है। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस प्रैक्टिकल लाइफ में और इसके ऊपर भी। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। तो ये सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत से कंपोनेंट मिल करके एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम का एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक यूज करने के लिए उसको बनाया जाता है जो हमें डिजायर्ड फॉर्म दे सके, डिजायर्ड हमको किसी भी आउटपुट दे सके। दैट इज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। दैट मीन्स यहाँ पे कहा गया है ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने के लिए एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मिलकर हमारे डिजायर्ड आउटपुट को पूरा करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, दैट इज कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पे ये तो कंट्रोल सिस्टम हो गया, लेकिन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो ऑटोमेटिक मतलब कि उसमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे में कि हम किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे हम खुद वहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो करके वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करे और वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हो गया। वो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है। अब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं जनरली। वो हो गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है कि उसमें सिर्फ जो इनपुट दिया जा रहा है उसी के अनुसार मेरा आउटपुट मिले, उसका इनपुट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट कुछ भी मिल रहा है, मेरा इनपुट जो दिया जा रहा है उसके अनुसार ही मेरा आउटपुट मिले। ये नहीं कि जो मेरा आउटपुट मिले वो मेरा डिजायर्ड वैल्यू को पूरा करे। मतलब कि हमें यहाँ पे डिजायर है कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मेरा कोई भी गाड़ी चलना चाहिए, लेकिन हम मतलब कि इसके अनुसार अगर इनपुट हम नहीं दे रहे हैं तो मेरा ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये आपका हो गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या यहाँ पे एलिमेंट आ गया, जो इनपुट हम देंगे वो रहेगा, फिर यहाँ पे कंट्रोलर रहेगा। कंट्रोलर मतलब क्या? जिसके द्वारा हम प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल्ड सिस्टम हो गया, जिस सिस्टम को जैसे में हम कोई भी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी को हम चला रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे कंट्रोलर क्या हो गया? कंट्रोलर मेरा हो गया पैडल, एक्सीलरेटर पैडल यहाँ पे, या लेग हो गया, या फिर एक्सीलरेटर पैडल हो गया। ये यहाँ पे कंट्रोलर के रूप में काम करेगा। और कंट्रोल्ड सिस्टम किसको हम कंट्रोल कर रहे हैं? तो कंट्रोल कर रहे हैं इंजन को। तो ये आपका हो गया कंट्रोल्ड सिस्टम। और आउटपुट मेरा क्या देगा? तो आउटपुट मेरा स्पीड आएगा, स्पीड चाहे कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। तो ये आपका हो गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल में है
ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि इसमें एक टाइम सेट कर दिया जाता है कि 5 मिनट 10 मिनट इतना देरी के लिए ये ऑपरेट होगा और इसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज नॉट एन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर इसमें जो क्लॉथ है वो क्लीन अगर नहीं भी हुआ है तो भी ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि क्लॉथ मेरा, कपड़ा मेरा क्लीन हुआ है या नहीं क्लीन हुआ है। जो भी इसका टाइम सेट रहेगा उस टाइम सेट के अनुसार ये अपने आप ये स्विच ऑफ हो जाएगा। उसी प्रकार इमर्सन रड, इमर्सन रड क्या है? तो ये किसी भी चीज़ को हीट करने में यूज किया जाता है। तो इसमें अगर मेरा पानी हीट नहीं हुआ है, पानी मेरा हीट नहीं हुआ है तो ये टाइम के अनुसार अपने आप ही ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर सकता है कि मेरा पानी हीट हुआ है या फिर नहीं हुआ। फिर इसके बाद है ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। इसमें ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट कंट्रोल ये भी आपका क्या है? ये भी आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये भी अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसके अनुसार वहाँ पे रेड लाइट जलना चाहिए था, लेकिन ये ग्रीन हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या कि जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है उसके अनुसार वो अपने क्लोज लूप फॉर्म कर ले, मतलब कि फीडबैक ले और फीडबैक से फिर वो इनपुट को दे और फिर वो उसके अनुसार रेड हो जाए। तो ये टाइम के अनुसार ऑपरेट हो रहा है, तो इसलिए ऑटोमेटिक नहीं है। फिर यहाँ पे फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर में क्या है कि स्पीड को बढ़ाना है या स्पीड को घटाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फील्ड कंट्रोल का यूज करेंगे। मतलब कि अगर स्पीड को कमाना है तो यहाँ पे फ्लैक्स जो होगा उसको बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। तो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है कि हमको स्पीड कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, डिजायर्ड वैल्यू को पूरा नहीं कर रहा है। तो ये आपका हो गया क्या? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब आते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्या है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम? तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहा है, मतलब कि हम एक वैल्यू को सेट कर दिए हैं, चाहे कम हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है या डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, वो खुद ब खुद ऑपरेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फीडबैक लगा हुआ है। ये फीडबैक जो भी आपका आउटपुट मिलेगा, इस आउटपुट को यहाँ पे सेंस करके ये इनपुट से कंपेयर करेगा और ये कंपेयर करने के बाद आपका जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आपका पूरा करेगा। तो इसमें किस प्रकार से कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं? यहाँ पे रेफरेंस इनपुट है। इसका एग्जांपल हम फिर से ले रहे हैं। जैसे में यहाँ पे हमको 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक गाड़ी है उसको चलाना है हमेशा के लिए 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर रेफरेंस इनपुट हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर डिटेक्टर है। एरर डिटेक्टर क्या करेगा? एरर डिटेक्टर यहाँ पे एरर को डिटेक्ट करेगा। एरर को डिटेक्ट करने का मतलब कि जो भी यहाँ पे आउटपुट आपका आया है, इस आउटपुट को इस रेफरेंस इनपुट के साथ कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करेगा, कम अगर हो रहा है तो उसको ज़्यादा करेगा, और इसके बाद ये एरर डिटेक्टर ही आपका एरर सिग्नल जनरेट करने का काम करेगा। अब ये एरर सिग्नल कहाँ देगा? तो ये आपका देगा कंट्रोलर में। कंट्रोलर क्या है? जो कंट्रोल करेगा, जो आपका सिस्टम है, जो प्लांट है, प्लांट को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर को स्पीड को हमको मेंटेन रखने के लिए आपका प्लांट क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा? तो जो आपका इंजन व्हीकल है, इंजन व्हीकल, दिस इज द प्लांट। अब इसी को हमको कंट्रोल करना है। अगर इंजन में हम ज़्यादा रेट ऑफ फ्यूल देंगे तो ये आपका स्पीड बढ़ाएगा, अगर रेट ऑफ फ्यूल कम हो जाएगा तो स्पीड इसका घट जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लांट। अब यहाँ पे क्या है? कंट्रोलर। तो कंट्रोलर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब कि कंट्रोल कौन कर रहा है? तो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है एक्सीलरेटर पैडल। जो हम पैडल है, पैडल को अगर प्रेशर, अगर इस पे पैडल पे प्रेशर अगर ज़्यादा देंगे तो ये आपका रेट ऑफ फ्यूल ज़्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पे प्लांट जो आपका इंजन है वो ज़्यादा स्पीड से ऑपरेट करेगा। अब ज़्यादा स्पीड से ऑपरेट कर रहा है तो कंट्रोल जो आउटपुट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि क्या रेफरेंस इनपुट है, एरर डिटेक्टर क्या है, ये सब क्या है। अब इसको एग्जांपल लेते हैं कि मान ले रहे हैं कि ये कंट्रोल्ड आउटपुट जो है 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर, और हमको चाहिए क्या? 50 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा। तो फीडबैक
एलिमेंट लगाया गया है किसके लिए, इसके लिए कि हमको हमेशा क्या हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर ही मिले। तो यहाँ से ये आउटपुट 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा, तो ये फीडबैक एलिमेंट सेंस करेगा और एरर डिटेक्टर को देगा, और फिर यहाँ से ये 50 किलोमीटर पर आवर और ये 60 किलोमीटर पर आवर दोनों को ये कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे देखा जा रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर ये ज़्यादा है, तो एरर सिग्नल यहाँ पे क्या जनरेट करेगा 10 किलोमीटर, और ये एरर सिग्नल 10 किलोमीटर जनरेट करने के बाद ये कंट्रोलर आउटपुट के देगा। कंट्रोलर आउटपुट क्या करेगा 10 किलोमीटर के हिसाब से ये एक्सीलरेटर पैडल के प्रेशर को कमाएगा। कमाने के बाद यहाँ पे इंजन व्हीकल डिसेलरेट होगा, जिसके कारण स्पीड घट करके और फिर आपका कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल आपका हो गया ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर। ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर में क्या हो जाता है, इसमें एक टेम्परेचर को सेट कर दिया जाता है कि इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा होना चाहिए। अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो भी 20 होना चाहिए, और कम भी रहा है तो भी 20 होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये डिटेक्ट करके और उसके अनुसार ये वाला आपका आउटपुट देगा। और फिर यहाँ पे है ऑटोमेटिक प्रेस। ऑटोमेटिक प्रेस में क्या हो गया कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट भी नहीं, मतलब कि जो भी हम क्लॉथ जिस कपड़ा का यूज कर रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिक हो जा रहा है, वही यहाँ पे हो गया ऑटोमेटिक प्रेस। तो ये इस प्रकार से ये आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या एडवांटेज है और इसका क्या एडवांटेज है। तो अगर इसके एडवांटेज के बारे में बात अगर करें तो इसका क्या एडवांटेज हो जाएगा, इसका एडवांटेज ये आपका रिलायबल होगा या नहीं होगा, ये रिलायबल नहीं होगा। रिलायबल मतलब विश्वसनीय नहीं होगा, हमारे इच्छा के अनुसार ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये इसका एडवांटेज ये है कि ये सिंपल होगा, सिंपल एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल ये क्यों होगा, क्योंकि इकोनॉमिकल ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं लगाया गया है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, तो ये इकोनॉमिकल होगा। और इसका एडवांटेज क्या है कि ये सस्ता ये होगा, इकोनॉमिकल है ही होगा, सिंपल होगा। ये सब इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये स्टेबल सिस्टम होगा। स्टेबल सिस्टम क्यों, क्योंकि इसमें जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसी के अनुसार मेरा आउटपुट मिलेगा। और ये इसका डिसएडवांटेज सबसे मेन वो जो है इनएक्यूरेट देगा, इनएक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि ये इसका कंट्रोल इनपुट पे है ही नहीं। ये इनपुट जो हम यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट पे कंट्रोल नहीं है। तो ये आपका हो गया डिसएडवांटेज। तो इस प्रकार से ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, उसी प्रकार क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आपका रिलायबल होगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ये सब आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो अब यहाँ पे ये तो आपका हो गया कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो भी आपको पढ़ना है सिलेबस में वो टोटल इसी के अनुसार पढ़ना है। तो इसमें हम लोग जो स्टेबिलिटी है सो वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो आगे पढ़ना है वो है टाइम रिस्पॉन्स है, फिर स्टेबिलिटी है, फिर डिफरेंट इसमें चैप्टर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब पढ़ना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर इसके बाद आपका है टाइम रिस्पॉन्स पढ़ना है, टाइम रिस्पॉन्स। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी मतलब कि कौन सा सिस्टम स्टेबल है, कौन सा सिस्टम अनस्टेबल है। ये स्टेबिलिटी में ही हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप का पढ़ते हैं। टाइम रिस्पॉन्स के टर्म में, टाइम डोमेन के टर्म में स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डोमेन के टर्म में स्टेबिलिटी। टाइम डोमेन के टर्म में फिर हम लोग पढ़ते हैं रॉथ हॉर्विज स्टेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी डोमेन के टर्म में पढ़ेंगे पोलर प्लॉट, फिर बोडे प्लॉट, ये सब बहुत प्रकार के ये सब प्लॉट होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर इसमें हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको में हम लोग देखते हैं कि टाइम और स्पेस दोनों के साथ जो वेरिएबल नहीं है, मतलब कि वेरिएबल है, दोनों के साथ वेरिएबल कर रहा है, दैट मीन्स नॉन लीनियर जो कंपोनेंट है उसके साथ किस प्रकार से स्टेबिलिटी वो होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस के टर्म में। इस प्रकार डिफरेंट है। रूट लोकस फिर इसमें पढ़ना है। रूट लोकस भी एक प्रकार के क्या है, रूट लोकस वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो ये सब आपका यहाँ पे सिलेबस है, जिसके इसमें
आपको पढ़ना है। तो ये टोटल का टोटल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।